था। करीब 28 साल की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ अजमेर की सड़कों पर घूम रही थी। इधर से उधर जब जा रही थी तो उसकी बेटी का हाथ तो कभी हाथ में होता है, तो कभी उसे अपनी गोद में लेती है, तो कभी उसे अपनी पीठ पर बिठा लेती है। इसी बीच में जब भी कोई खाने पीने का सामान दिखाई देता है, बेटी को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें ये चाहिए। बड़े प्यार से दुलारते हुए बेटी हाँ कर देती है तो वो दिला देती है। इसी तरह से माँ और बेटी लगातार कभी चल रही हैं, कभी रुक जाती हैं, कभी बेटी को गोद में ले लेती है। यही सब चल रहा था और चलते चलते वो अना सागर झील के किनारे पहुंच जाती है। जैसे अपनी बेटी को लेकर अनार सागर झील के किनारे पहुंचती है तो थक चुकी थी, इसलिए वो अब आराम करना चाहती थी। बेटी भी चलने में थोड़ी असमर्थ हो रही थी, परेशान हो रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर इस झील के किनारे बैठ जाएंगे और बैठने के बाद फिर यहाँ से चल देंगे। अब वो बेटी भी क्योंकि थक चुकी थी, काफ़ी काफ़ी देर पैदल चल रही थी। इसी बीच में उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाने के बाद वो लोरी सुनाने लगती है, गीत गाने लगती है। जब लोरी सुना रही थी, गीत गा रही थी, तो बेटी कब जाकर अपनी माँ की लोरी में सो जाती है उसको पता ही नहीं चलता। जैसे ही बेटी सो जाती है, इसी बीच में माँ अब चारों तरफ देखती है, इधर उधर देखती है और बार बार वो अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही थी, आरू बेटा तुम सो गए हो, आरू बेटा। ऐसे आरू आरू करके कई बार आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन आरू की तरफ से अब कोई रेस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ की आगोश में सोई हुई थी, माँ की गोद में सोई हुई थी। अब उसे ना कोई फिक्र थी, ना कोई चिंता थी। जब इस महिला ने चारों तरफ इधर उधर देखा, देखने के बाद उसे अब इत्मीनान हो जाता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। तभी अपनी बेटी को जो सो रही थी उसे उठाती है, उठा के सीधा झील में फेंक देती है। जैसे झील में फेंकती है, उसके बाद वहाँ आराम से इत्मीनान से अपनी उस बेटी को देखती रहती है। जैसे बेटी को झील के अंदर फेंका जाता है तो उसके अंदर से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। वो जैसे पानी, जैसे कोई घड़ा पानी में डूबता है तो घड़े में अपना स्पेस जाता है, यानी कि पानी जाता है, तो जो उसके अंदर का हवा होती है वो बाहर निकलती है और वो इस तरह से जब बाहर लगातार लड़की सांस लेने की कोशिश कर रही होगी तो इस बीच में पानी के बुलबुले बार बार आ रहे थे। करीब करीब 2.5 मिनट तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। माँ अपनी बेटी को देखती रहती है और जब आखिर ये बुलबुले बिल्कुल आने बंद हो जाते हैं, इत्मीनान हो जाता है कि अब कोई हलचल नहीं हो रही है, तभी वो महिला यहाँ से निकल जाती है। वो यहाँ से निकल जरूर जाती है। अब उसके बाद वो एक ऐसा स्वांग रचती है, ऐसा नाटक रचती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। बेटी तो मिल जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भावुक हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के ज़िला अजमेर की। ज़िला अजमेर का एक थाना लगता है कृष्णगंज, और कृष्णगंज थाने के प्रभारी होते हैं अरविंद चारण। दरअसल अरविंद चारण 17 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास 1027 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बनारस में एक फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन मिलाने के बाद कहते हैं कि क्या मेरी बात राजू कनौजिया से हो रही है। इधर से राजू कनौजिया कहते हैं कि हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं एसएचओ बात कर रहा हूँ, अरविंद चारण, और ये ज़िला अजमेर लगता है और थाना लगता है कृष्णगंज। यहाँ दरअसल अजमेर में एक अना सागर है। अना सागर के पास एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के पास एक झील है और झील के पास एक लड़की की लाश मिली है। और उस लड़की की जो शनाख्त हुई है, उसकी पहचान हुई है काव्या उर्फ आरू, जिसकी उम्र 3 साल के आसपास है। यानी कि राजू कनौजिया ने जैसे ही उस पुलिस वाले का फ़ोन सुना, उसके सुनने के बाद उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। फ़ोन पे बात सुनने के बाद वो समझ नहीं पा रहा था। दोबारा से फ़ोन करके पूछता है कि साहब मुझे एक बार बता दीजिए क्या बात है क्या नहीं। वो कहते हैं कि आपको यहाँ आना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। बस ये फ़ोन कटा है। कटने के बाद राजू कनौजिया इतना परेशान हो जाता है कि सीधा बनारस के एक थाना लगता है महमूरगंज, और महमूरगंज का एक शकुलपुर सराय चंद एक जगह लगती है, वहाँ वो अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ, बहुत बड़ी अनर्थ हो गया है, बहुत बुरा हो गया है, तुम जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, बुआ को भी साथ लेके चलना। देवी कनौजिया को कहता है, साथ ही बुआ सोनू को कहता है कि इन्हें भी साथ लेके चलना। बस जितनी जल्दी हो सकती थी, जहाँ से वो अपने घर से दूर था, बस वो सफ़र उसको इतना लंबा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस सफ़र को उसने बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश की। माँ के पास जाता है। जितनी जानकारी अभी एसएचओ की तरफ से मिली थी, उतनी ही जानकारी उसने अपनी माँ को बताई। माँ ने तब तक तैयारी कर ली थी और यहाँ से वो 1027 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए निकल पड़ते हैं उस जगह पर जहाँ पर उनकी बेटी की लाश रखी थी। बताया जाता है कि उनकी बेटी की लाश जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के मोर्चरी के अंदर रखी हुई है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ये सब झूठ है
वो यही चाहता था, यही दुआ कर रहा था कि जो भी सच उसने सुना है वो सच ना हो, ये झूठ ही होना चाहिए। आखिरकार जब ये बस में बैठता है, उसके बाद फिर ट्रेन का सफ़र करता है, जब ये बैठा हुआ था तभी उसे अपने उस पहले सफ़र की याद आ जाती है, जो सफ़र इसने साल 2021 में तय किया था। दरअसल जब ये एक बस के अंदर बैठा हुआ है, उसी बस के अंदर एक लड़की बैठी हुई है। उस लड़की को इस राजू नाम के लड़के ने जब देखा तो उससे नज़रें मिलती हैं। नज़रें मिलने के बाद नज़रें अलग हो जाती हैं। अब उसने चोरी की नज़र से देखा तो वो लड़की फिर से उसे देख रही थी। ये पहली ऐसी मुलाकात थी, ये सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और लड़का अपने आप में एक अलग ही खुमार में था, अलग ही खुशियों में था। उधर जो लड़की थी वो भी एक अलग खुमार में थी, अलग ही खुशियों में थी। अब आखिरकार के वक्त बीत जाता है। वक्त बीतने के बाद फिर से लड़का एक बस में बैठा था और उसी बस के अंदर वो लड़की दिखाई दे जाती है। जैसे वो लड़की दिखाई देती है, लड़के के चेहरे पर एकदम से चमक सी उठ जाती है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है उसे देखकर, जितना लड़का खुश हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा वो लड़की भी खुश थी। लड़के ने उस लड़की को देखा और वो इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसके पास जाता है, पास जाकर कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। लड़की भी इसी इंतज़ार में थी। आखिरकार दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। लड़के ने बताया कि मेरा नाम राजू कनौजिया है, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, माँ है, माँ का नाम देवी कनौजिया है, 2 भाई हैं हम। क्या तुम अपने बारे में कुछ बता पाओगी? लड़की ने कहा कि मेरा नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है। और दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब वो कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगते हैं एक दूसरे से मिलने का, चाहे वो बस में हो या पार्क में हो या कहीं भी हो। दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों अब साथ साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, यानी कि वो प्यार में बदल जाती है। जैसे इन्हें प्यार होता है, प्यार होने के बाद लड़के ने अपनी माँ से कहा और लड़की ने अपने परिवार से कहा, और दोनों ने जब अपने अपने परिवार की रजामंदगी हासिल कर ली तब इन दोनों की शादी हो जाती है। परिवार के लोग उसमें शादी में शामिल होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अब खुशियों के दिन शुरू हो जाते हैं। ये साल 2022 में इनकी शादी के ठीक 1 साल के बाद इन दोनों को एक बेटी पैदा होती है और उस बेटी का नाम रखा जाता है काव्या उर्फ आरू। काव्या उर्फ आरू इतनी लाडली होती है, अब चाहे वो ननिहाल के हो या फिर ददियाल के हो, उस बच्ची को सभी प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी नौकरी है, मुझे बनारस रहना पड़ेगा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर माँ के साथ रहो। लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूंगी। अब इसके बाद ये बनारस में रहने लगते हैं और बनारस में जब रह रहे थे तो इसी बीच में सब कुछ ज़िंदगी में बढ़िया चल रहा था, ठीक चल रहा था। और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते साल 2024 की ये बात है। दरअसल उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद राजू से कहता है कि राजू, मुझे तो बिल्कुल अपने कानों पर, अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ सुनी है और साथ ही मैंने तुम्हारी जैसी पत्नी को देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रिया भाभी हों। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि वो नहीं हो सकती, वो तो घर पे होगी। तभी उसकी जब दोस्त ने जानकारी देने की कोशिश की, चाल ऐसी, ढाल ऐसी, आंखें ऐसी, बाल ऐसे, कपड़े ऐसे पहने हुए, सब कुछ तो वैसे ही लग रहा था, लेकिन राजू को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ वक्त और बीत जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद फिर से एक दोस्त का फ़ोन आता है। कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे भाभी हैं, बिल्कुल भाभी की जैसे दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके साथ कोई लड़का है, मैं उस लड़के को नहीं जानता कि वो लड़का कौन है। अब ये दूसरी बार ये बात सुनी जाती है, तब उसे, राजू को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि आखिरकार ये बात क्या है। राजू को अब ये यकीन होने लगा धीरे धीरे कि वो नौकरी पर जाता है, उसकी पत्नी घर पर रहती है और घर पर कोई शख्स है जो आता है या फिर ये उससे मिलने के लिए बाहर चली जाती है। अब उसने यही जानने की कोशिश की। अब एक दिन उसने कुछ ऐसे ही पता चलता है, उसने अपने जो जासूस थे, अपने जो सोर्सेस थे, उसने लगाया तो पता चलता है कि मकान मालिक का बेटा है, और मकान मालिक का बेटा जिसका नाम अलकेश गुप्ता है। दरअसल अलकेश गुप्ता का उसकी पत्नी अंजलि उर्फ प्रिया के साथ कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं, ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि दोनों अब उसकी गैर मौजूदगी में बस मौका तलाश करते थे, कब साथ रहें कब ना रहें। अब ऐसी स्थिति थी। एक दिन अब इन दोनों में कुछ झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है, कहासुनी भी हो जाती है। वो बार बार अपनी पत्नी को समझाता है कि हम लोग किस स्थिति में मिले थे, तुमने मुझे मतलब प्यार में धोखा दे रही हो, इस बच्ची को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। कुछ इस तरह की बातें वो बार बार समझाता था, लेकिन वो कहती थी कि तुम्हें जैसा सुना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। एक दिन वो अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से थका हुआ हूँ, एक काम करो, मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद सो जाता हूँ। वो सो जाता है और सोने के बाद, क्योंकि आज वो सो नहीं रहा था बल्कि सोने की एक्टिंग कर रहा था, जब वो सो जाता है उसकी पत्नी उसे बार बार आवाज़ लगा रही थी, राजू राजू, लेकिन राजू उठने को तैयार नहीं था। आखिरकार जब वो बिल्कुल उसे इत्मीनान हो जाता है कि राजू अब सो चुका है, वो छत पे दबे पाँव जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसका पहले से ही अलकेश गुप्ता इंतज़ार कर रहा था और यहाँ राजू
कुछ वक्त के बाद जब ऊपर जाता है तो दोनों को उसने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बस आपत्तिजनक स्थिति में देखना था, उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि अब लोग हम यहाँ नहीं रहेंगे किसी भी कीमत पर। इसके बाद वो यहाँ से अपना कमरा छोड़ता है, दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देता है। और दूसरी जगह रहने के बाद लेकिन फिर भी इन दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं होता है। हालत इतने बिगड़ जाते हैं कि ये लड़का 4 बार थाने जाता है अपनी पत्नी की शिकायत करने के लिए, और उस अलकेश गुप्ता की शिकायत करने के लिए वो मेरी पत्नी को बार बार परेशान कर रहा है। आखिरकार पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की, और समझाने के बाद घर वालों ने भी समझाने की कोशिश की, परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की, और जो जो इनके रिश्ते में दोस्त थे या फिर जो भी परिवार के लोग थे सबने ही अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन लड़की थी कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। और एक दिन उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी बेटी को उठाती है, अपना सामान लेती है और बनारस से सीधा इलाहाबाद पहुंच जाती है अपनी बहन के पास, और कहती है कि मैं अपनी बहन के पास ही नौकरी करूंगी, यहीं रहूंगी, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। गुस्से में वो अपने पति का जो मोबाइल था उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। आखिरकार कुछ दिन वो नौकरी करती है, अपनी बेटी को भी वहीं पर रखती है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि फरवरी 2025 की ये बात है, उसने इलाहाबाद से अचानक से गायब हो जाती है। अब ना बेटी मिल रही है और ना ही जो अंजलि है वो मिल रही है। अब उसका जो पति है राजू इतना परेशान हो जाता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने एक गुमशुदगी की तहरीर देता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी और मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, वो जहाँ भी कहीं हैं वो मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आखिरकार पुलिस ने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद इनसे संपर्क हो जाता है। जब संपर्क होता है तो फिर अंजलि और प्रिया से बातचीत की जाती है। अंजलि और प्रिया कहती है कि मैं इस व्यक्ति के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मैं बहुत दूर हूँ और इससे दूर ही रहना चाहती हूँ। यानी कि उसने राजस्थान प्रदेश के ज़िला अजमेर को चुना। अजमेर में एक दाता नगर एक जगह लगती है, वहाँ पर कमरा किराए पे लेती है। कमरा किराए पे लेने के बाद एक नौकरी ढूंढती है होटल में रिसेप्शन का, और उसी होटल के अंदर अलकेश भी जॉब कर रहा था, और ये दोनों साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। तभी राजू कनौजिया पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ पैर जोड़ता हुआ कहता है कि साहब पत्नी आना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं है, बस बेटी को ही दिलवा दीजिए, मेरी माँ बेटी की अच्छे खासे देखभाल कर लेगी। लेकिन इस लड़की ने, अंजलि उर्फ प्रिया ने, साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आरू के बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकती, मैं आरू को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। जब ये बात सुनी जाती है तो पुलिस वालों ने कहा कि माँ से ज़्यादा कोई बच्चे का ख्याल रख नहीं सकता है, इसलिए राजू तुम्हें यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा। जब पुलिस वालों ने उसको समझाया बुझाया तो वो मान जाता है, क्योंकि वो कानून से बाहर भी नहीं जा सकता था। आखिरकार इसे ये सब बातें जब सफ़र कर रहा था, सफ़र करते करते याद आती हैं। वो बार बार याद कर रहा था कि काश उस दिन पुलिस वालों ने मेरी बेटी को दे दिया होता तो शायद ये खबर ना मिली होती। तब तक वो अजमेर पहुंच जाता है, और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के अंदर, मोर्चरी के अंदर जब अपनी बेटी की लाश को देखता है तो रोते हुए बिलखते हुए पुलिस वालों से एक ही बात कह रहा था, अब क्यों दे रहे हो, अब क्या करूँगा मैं इसका। लेकिन जो भी हुआ है वो वाकई बहुत गलत हुआ था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को सीने से लगाता है और जार जार करके बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी, क्योंकि वहाँ पत्रकार भी उन आवाज़ों को सुन रहे थे। लोगों ने जब वीडियो बनाना शुरू किया, साथ ही अखबारों में जब ये खबर छपनी शुरू होती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अब राजू बार बार पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि साहब हुआ क्या है, मेरी बेटी को क्यों मारा गया है, बस ये बता दीजिए। तब ये बताने से पहले उस लड़की से भी मुलाकात कराते हैं, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में ये सामने आता है कि 16 और 17 सितंबर 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अन्ना सागर से बजरंगगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर डीओ गोविंद सिंह, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, हेड कांस्टेबल धर्मराज, कांस्टेबल मोहन शेषमा, करतार, ये चारों ये जा रहे थे। और अचानक ही ने इस रास्ते पर अन्ना सागर से बजरंगगढ़ की तरफ जाते हुए एक महिला दिखाई देती है और एक पुरुष दिखाई देता है। पुलिस वालों ने जैसे सुबह सुबह का वक्त था उन्हें रोक के कहा कि तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। वो कहते हैं कि साहब हम यहीं दाता नगर में रहते हैं, और दरअसल मेरा नाम अंजलि है, मैं यहाँ एक होटल है, होटल के अंदर रिसेप्शन पे काम करती हूँ, और ये मेरे पति हैं जिनका नाम अलकेश गुप्ता है। दरअसल हमारी बेटी ना यहाँ सिटी हॉस्पिटल, मैं दाता नगर से सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, और रात का कुछ इस तरह से वक्त हो रहा था। जैसे सिटी हॉस्पिटल के पीछे नाले की तरफ गई तो वहाँ मेरी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन आप सर परेशान मत होइए, मैं अपनी बेटी को खुद तलाश कर लूँगी, आप चले जाइए। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार कोई गायब होता है तो पुलिस के पास जाते हैं, कुछ बात होती है तो पुलिस के पास जाते हैं, जब परेशानी होती है तो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस इनके पास खुद चल के आई है, ये मना कर रही है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। आखिरकार उस महिला से बार बार पूछा जाता है, बयान लिए जाते हैं कि तुम्हारी बेटी कब थी, कहाँ देखी थी, किस वक्त देखी थी। वो एक एक बात पूछ रहे थे, और पूछते पूछते उन्होंने फिर उसने, जब ये हर बार कुछ नया बयान दे रही है, बयानों में विरोधाभास था, विरोधाभास होने के बाद
फिर पुलिस की टीम रात में ही अभय सेंटर के अभय कमांड सेंटर है वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है और सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद ये पता चलता है, पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि 10:39 के से लेकर रात 1:27 तक वो महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ कभी सड़क पर इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है, कभी उसे गोद में लेती है तो कभी उसे कंधे पे बिठाती है, कभी उसे खिला रही है, कभी दुलार कर रही है, उसे लगातार प्यार कर रही थी। लेकिन 1:27 से लेकर 1:37 के बीच ये करीब 10 मिनट का अंतर रहा होगा। इस 10 मिनट के अंतर में जब पुलिस वालों ने उसे पूछने की कोशिश की है, सख्ती से पूछा है, तब उसने सच बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि साहब, मैं जाकर झील के किनारे बैठ जाती हूँ, वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी को दुलारती हूँ, पुचकारती हूँ, उसको प्यार करती हूँ और प्यार करने के बाद वो बेटी सो जाती है और जैसे ही वो बेटी सोती है उसके बाद वो उसको उस झील के अंदर फेंक देती है, उस पानी में फेंक देती है और जब तक वहाँ रुकती हूँ, जब तक कि उसके मरने का मतलब बिल्कुल इंतज़ार ख़त्म नहीं हो जाता। बेटी मर जाती है और वो वहाँ से फिर चली आती है। यहाँ से आने के बाद रात के लगभग 2 बजे के आसपास वो अपने इस प्रेमी को, जो कि उसका लिव इन पार्टनर था, जो कि उसी के जिस होटल में वो जॉब करती थी, उसी में उससे कहती है कि मैं काफ़ी देर से काव्या और आरू को ढूंढ रही हूँ, आरू मिल नहीं रही है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ मौके पर आ जाओ। अब अलकेश भी आने के बाद इस अंजलि के साथ आरू को ढूंढ रहे थे और ढूंढने का लगातार इधर से उधर चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस वालों को मिल जाते हैं। जब पुलिस वालों को मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर आगे क्या होता है, फिर पुलिस वालों ने पूछा कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की, हमें इसका जवाब चाहिए। जब पुलिस वालों ने जब बेटी की हत्या के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं पिछले कई महीने से बस एक ही दर्द, एक ही तकलीफ को महसूस कर रही हूँ। जब जब अलकेश गुप्ता के वो पास जाती है, अलकेश गुप्ता उसको लगातार ताने मारता है कि ये बेटी किसी दूसरे की है, दूसरे का खून है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और इसी बात को देखते हुए वो अपने पति को अलकेश के लिए छोड़ के आई थी और यहाँ अलकेश उसके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहा था कि इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। रोज किसी ना किसी बात को लेकर झगड़े होते हैं और झगड़े की मेन वजह होती थी 3 साल की वो काव्या उर्फ आरू। अब इनमें इतने झगड़े हो जाते हैं, तभी उसने फैसला कर लिया था कि मैं आरू को रास्ते से हटा दूंगी और इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग तो उसने की थी, लेकिन उसकी प्लानिंग कुछ ही घंटों के बाद जब दुनिया के सामने आती है तो माँ का ऐसा भयानक रूप सामने आता है कि इस रूप की तो कोई कल्पना कर भी नहीं सकता। दरअसल जब उस बच्ची को उसके पिता के हवाले कर दिया जाता है, न उसकी दादी के हवाले कर दिया जाता है, वो अपनी बेटी को लेकर अपने वतन, अपने घर चले जाते हैं। अपने जब घर जाते हैं तो वहाँ जहाँ तक ये खबर फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और इसी बीच में एक फ़ोन आता है इसके पास, राजू के पास जैसे ही फ़ोन आता है तो अंजलि बोल रही थी। अंजलि ने कहा कि मैं जेल जा रही हूँ, आप मुझे यहाँ से छुड़ा लो। जैसे ही राजू ने ये बात सुनी, राजू को कहा कि क्यों तुम्हें छुड़ाएं, तुम मेरी बेटी को मार दी हो, तुम उसकी कातिल हो, तुम्हें तो किसी भी कीमत पर नहीं छुड़ा सकते। अंजलि फिर कहती है कि मैं उसे फेंकना नहीं चाहती थी, तुम आओगे तो मैं तुम सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ मैं पता चल जाएगा, वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। वो कहता है कि मैंने सब वीडियो देख ली हैं, सारी वीडियो मुझे पुलिस वालों ने दिखा दी हैं, अब तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्यों मारा था मेरी बेटी को। ये अंजलि कहती है कि गलती हो गई, प्लीज़ मुझे छुड़ा लो, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। राजू कहता है कि तुमने गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, काश तुम मेरी बच्ची को मुझे दे देती, मैं तुमसे बार बार अपनी बच्ची को मांग रहा था, मारने से पहले एक बार फ़ोन तो कर देती, मैं तुरंत चला आता। जब अंजलि ये बात सुनती है कि जिस लड़की के लिए तुम लड़ गई थी और तुमने उसी लड़की के लिए आकर उसी लड़की को तुमने इस तरह से क्यों करा, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। बार बार बस एक ही बात की जा रही थी कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ। वो बार बार रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन राजू के कानों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। और ये बात जब लोगों को पता चलती है तो ये बात पता चलने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था और अफसोस की बात भी थी कि एक माँ आखिरकार अपनी बेटी को ऐसा कैसे मार सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया जो पूरी गलती उसकी माँ की निकल के आई है, साथ ही अलकेश गुप्ता की भी गलतियों को ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है कि इसका इस हत्याकांड में कितना रोल है। जितना भी रोल है उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी।